लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पार्ट 4 कंप्लीट किया। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है, पीछे कुछ दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ, तो फिर 5 शुरू करूँगी। इसमें कह रहा है कि इस कहानी के आधार पर गोपाल और मीठू की दोस्ती का एक प्यारा सा चित्र बना। ये आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क हुआ, ये आप लोग का घर में कुछ करने वाला क्रिएटिव नया काम हुआ, जिसको करेंगे तो मन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। तो इसमें कह रहा है कि गोपाल और मीठू की दोस्ती का एक प्यारा सा चित्र बनाओ। ऐसा चित्र बनाओ जिसमें लगे कि गोपाल और मीठू में बहुत अच्छी दोस्ती थी, और उनके नीचे रंग बिरंगे अक्षरों में कहानी का संदेश भी लिखो। अपने समझ से आप लोगों को लगे कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला है, क्या शिक्षा मिली है, इसको भी आप लोग स्केच पेन से, रंग बिरंगे कलम से बहुत सुंदर सजा करके कोशिश करें लिखने का, और दोनों का चित्र बनाएं जिसमें गोपाल और मीठू एक साथ दोस्त बने हुए हैं। और फिर नीचे एक और दिया है कि चित्र देखकर लिखो कि गोपाल और मीठू में क्या बातें हो रही हैं। चित्र बनाइए और चित्र के आधार पर दोनों की बातचीत को भी लिखिए, या किताब में जो चित्र दिया गया है उसको भी आप लोग देखिए और देख करके अपने अनुसार अनुमान लगाइए कि दोनों दोस्त में क्या बातें हो रही है। तो ये आप लोग का हो गया कार्डबोर्ड पर बनाने वाला प्रोजेक्ट वर्क। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 5 में। ये हमारा एक कविता है, ये पार्ट 5 में कविता है जिसका शीर्षक है सुमन एक उपवन की। कविता के शीर्षक का नाम क्या है? सुमन एक उपवन की। सुमन माने होता है फूल और उपवन माने होता है बगीचा। तो ये कह रहा है यहाँ कवि जो है ये इसका पूरा है हम सब सुमन एक उपवन के। इसका शीर्षक कर दिया है सुमन एक उपवन के, यानी जो फूल है सो एक ही बगीचे के हैं। अब यहाँ फूल का सेंस हम फूल से भी ले सकते हैं और फूल का सेंस अपने देशवासियों से भी ले सकते हैं। हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं वो एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के, एक ही देश के सारे फूल हैं। चाहे हम जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, जिस मजहब से, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग का माली एक है और हम लोग का बगीचा भी एक ही है। तो उसी पर यह कविता है और जिसके रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो सबसे पहले कविता पढ़ाने से पहले मैं इसका शब्दार्थ लिखवा देना चाहती हूँ। आप लोग इसका शब्दार्थ देखें। पहले दिया है सुमन। अभी हमने बताया आपको कि सुमन माने होता है फूल। सुमन माने क्या होता है? फूल होता है। उसके बाद कह रहा है पल्ले। पल्ले पल्ले माने पालना। पल्ले मतलब पलना बढ़ना। जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों को कौन पाला है, तो हमारे माता पिता हमें पाले हैं। तो पले माने होता है पालन पोषण हुआ। पालन पोषण हुआ। उसके बाद कर है पलनू। यहाँ पलनों का सेंस है झूला झूलने वाला पालना। यहाँ झूलों। पलनों का मतलब पालना माने होता है झूला, और यहाँ बहुवचन कर दिया है पलनों यानी झूलों। गगन। गगन माने आप लोग को पता है, गगन माने होता है आकाश। गगन माने आकाश। उसके बाद भ्रमरो। भ्रमर कहते हैं भौरा को। भ्रमर माने भौरा। भौरों। भ्रमरो भ्रमर का बहुवचन हो गया भौरा। अब कह रहा है गुंजन। गुंजन कहते हैं भ्रमर के आवाज को। कह रहा है गुंजर, भौरों की आवाज, गुनगुनाहट।
की गुनगुनाहट, गुनगुनाहट कहिए, आवाज कहिए। शोभा, यहाँ देखिए, शोभा माने होता है सुंदरता, शोभा माने सुंदरता। उर, उर कहते हैं हृदय को, उर माने हृदय कहिए, दिल कहिए। सूत्र माने होता है धागा, सूत्र माने धागा। और कह रहा है श्रृंगार। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ स्र पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे मात्रा री का लगा हुआ है। तो श्रृंगार में पूरा ये स्र वाला नीचे रोम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे री के मात्रा लगा हुआ है। तो आप श्रृंगार में कहीं गलती ना हो। श्रृंगार में बहुत सारे दुकान पर भी गलत लिख दिया था, यहाँ स्र भी लगा देता है, यहाँ री भी लगा देता है। जब यहाँ री लगेगा तो यहाँ र नहीं लगेगा। तो श्रृंगार माने होता है सजावट, आभूषण। सजावट, आभूषण। तो ये हो गया हमारा पाठ 5 का शब्दार्थ। पहले एक बार हम इसको फिर से पढ़ के आप लोगों को सुना रहे हैं, फिर हम कविता शुरू करेंगे। यहाँ ये कविता का शीर्षक है सुमन एक उपवन की। इसके रचयिता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल। पले, पालन पोषण हुआ। पलनो, झूलो। गगन, आकाश। भ्रमरो, भौरो। गुंजन, गुंजर। गुंजर भौरा की आवाज को कहते हैं, तो गुंजर कहिए या भौरों की गुनगुनाहट कहिए, उनकी आवाज को कहिए। फिर यहाँ कर है शोभा, सुंदरता। उर, दिल, हृदय। सूत्र, धागा। श्रृंगार, सजावट या आभूषण। तो इस प्रकार से यह हमारा शब्दार्थ हुआ। इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे और फिर कॉपी में इसको नोट भी करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को अभी एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता को आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर इसको याद भी कीजिए। याद करके अपने कॉपी में नोट करने का कोशिश कीजिए। याद करने के बाद इसको बिना देखे लिखिए। ऐसे इससे होगा क्या कि आप लोग को शुद्ध लिखना आ जाएगा। लिखिए, फिर किताब खोलिए, उसको मिलाइए, देखिए कहाँ गलत हुआ है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और फिर उसको सुधार के फिर दोबारा लिखिए। इस प्रकार से आप लोगों का लिखने का अभ्यास भी होगा और कविता याद भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। ये शब्दार्थ है, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ कह रहा है कि हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि ये सुमन जो है, ये फूल जो है, सुमन शब्द जो है सिर्फ फूल के लिए नहीं आया है, हम सब भारतवासियों के लिए भी आया है। कि हम लोग जितने भी फूल हैं, हम लोग जितने भी प्राणी हैं, हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आदमी हैं, ये सब एक ही धरती, एक ही भारत माता के धरती से उपजे हुए फूल हैं। कह रहा है कि एक हमारी धरती सबकी, हम सबकी धरती भी एक ही है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही दुख हमें है। इसी मिट्टी में हम सभी जन्म लिए हैं, चाहे हम जिस जाति, जिस मजहब, जिस धर्म, जिस परिवार में भी जन्म क्यों न लिए हों, लेकिन हमारी जन्म जो है सो भारत भूमि में ही हुई है। हम लोग का जन्म धरती जो है सो यह भारत माँ ही है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं, मिली एक ही धूप हमें है। और एक ही सूर्य का प्रकाश भी, धूप भी, गर्मी भी हमें मिला है। हमें गर्मी देने के लिए अलग अलग प्रकार के सूरज नहीं हैं, एक ही सूरज हैं जिनके प्रकाश से हम सभी आदमी प्रकाशित होते हैं। कह रहा है कि सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक उपवन की। कह रहा है कि हमें सींचने वाले, जिस प्रकार पेड़ों को सींचने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन को सींचने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। ये जीवन रूपी वृक्ष को सींचने के लिए भी
जल की आवश्यकता होती है। और कह रहा है कि ये एक ही जल से हम सभी सींचे गए हैं। जो भी पानी हम पीते हैं, जो भी हमारे जीवन में जल की आवश्यकता होती है, या तो बारिश से हो या धरती से हो, ये सभी आदमी हम एक ही जल को प्राप्त करते हैं। धरती के अंदर के सभी आदमी उसी जल से अपने आप को सिंचित करते हैं, अपने आप को लाभान्वित करते हैं। कह रहा है कि पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, और हमें झूला झुलाने के लिए हम जो सांस लेते हैं, जो वायु के इस्तेमाल करते हैं, जो पवन है वह भी एक ही है। एक ही पवन, एक ही हवा जो है सो हमें झूला झुला रहा है। अब फिर कह रहा है कि हम सब सुमन एक उपवन की, ये बंद है 1 2 3 4 5 6 पंक्ति का एक बंद है। ऊपर में है हम सब सुमन एक उपवन के, और फिर 6 पंक्ति के बाद फिर वही लाइन रिपीट किया गया है कि हम सब सुमन एक उपवन के, यानी हम सब भारतवासी एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही बगीचे के फूल हैं। कह रहा है कि सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। एक ही सूरज है जो हमारे हृदय में, हमारे दिलों में प्रेम रूपी कली को खिलाती है। किरणें उर की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। और एक ही चांद है, एक ही चांद की चांदनी है जो हम सभी को अपने प्रकाश से नहलाती है। हम लोग के लिए अलग अलग चांद और अलग अलग सूरज नहीं है। हम लोग जितने भी भारतवासी हैं, सभी आदमी एक ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और एक ही चांद के चांदनी से भी लाभान्वित होते हैं। तो कह रहे हैं कि इस उपवन की शोभा मिले एक एक से स्वर हमको हैं, अब भ्रमरों के मीठे गुंजन के। और जिन भ्रमरों के गुंजन से, भ्रमरों के आवाज़ से हम आनंदित होते हैं, वह भी एक ही है। वह भी जो है सो हमारे भारत देश के ही भ्रमर हैं, जो हमें लाभान्वित करते हैं, जो हमें आनंदित करते हैं। कह रहा है कि हम सब सुमन एक उपवन की, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। अब यहाँ देखिए, हम लोग जितने भी आदमी हैं, जितने भी भारतवासी हैं, वे जरूरी नहीं कि सबका शकल सूरत रंग रूप एक ही हो। सबका अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत मूर्ख है, कोई साधारण है, कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो कह रहा है कि रंग रंग के रूप हमारे, सभी आदमी के अलग अलग रूप रंग हैं, अलग अलग है क्यारी क्यारी। और अलग अलग क्यारी यहाँ कर है कि जाति धर्म मजहब का अलग अलग क्यारी बना हुआ है। हम लोग अपने अपने धर्मों से जुड़े हैं, हम लोग अपने अपने मजहब से जुड़े हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सबसे ऊपर उठ के हो जाता है हमारा राष्ट्र, हमारा देश। लेकिन हम सबसे ही मिलकर इस उपवन की शोभा सारी। हम लोग भले अलग अलग जाति धर्म से हों, लेकिन हम सबों से मिलकर के ही हमारे देश का शोभा है। हम सब भले अपने अपने घर मोहल्ला गांव नगर शहर में अलग अलग रहते हों, अलग अलग खाते हों, अलग अलग पीते हों, अलग अलग जीवन शैली जीते हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सभी एक हो जाते हैं। और हम सबों से ही हमारे देश की शोभा है। उपवन यहाँ देश के लिए दिया हुआ है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन की, और हमारा माली भी एक ही है, और एक ही गगन एक ही आकाश में हम सब रहते भी हैं। हमारा आकाश भी एक है, हमारी धरती भी एक है। फिर कह रहा है कि हम सब सुबह एक उपवन की। अब देखिए, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या, कांटा यहाँ समस्या से के सेंस में है कि हमारे जीवन में बहुत सारे कांटे हैं, और उन कांटों में भी हम लोग हंसना जानते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। कष्ट भरी समस्याओं से घिरी हुई जिंदगी में भी हम लोग हंसना जानते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सारी समस्याओं से अलग हटकर जब हमारे देश की बारी आती है तो हम एक ही सूत्र में बंध जाते हैं और कहते हैं कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, हमारा राष्ट्र एक है, और हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कह रहा है कि सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन की, और हम सब सुमन एक उपवन की। यहाँ कह रहा है कि
हार गले का बनना सीखा। हम लोग सभी आदमी अपने देश की गले का हार हैं, जिससे हमारा देश सुशोभित होता है। सबके लिए सुगंध हमारी, और यह हमारा जो विशेषता है, सुगंध यहाँ अच्छाइयों से है। हमारी सुगंध जो है, हमारी विशेषता जो है, सो सबके लिए है, किसी खास एक व्यक्ति के लिए नहीं। और कह रहा है कि हम सब श्रृंगार धनी निर्धन की, और यह जो फूल है, यह जो हमारे संस्कार हैं, ये जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, वह सबके लिए है, चाहे वह धनी हो, चाहे वह निर्धन हो, गरीब हो। इस प्रकार से हम सब भारतवासी, अंत में इस कविता का जो सारांश है, वह कवि के कहने का सेंस है कि चाहे हम जिस जाति से हों, जिस धर्म से हों, जिस रंग रूप से हों, धनी हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हों, ये सारा चीज़ हमारा सब तब साइड हो जाता है जब हमारे राष्ट्र की बात आती है, जब हमारे देश की बात आती है। जब देश की बात आती है तो हमारा अपना सब चीज़ भूल जाते हैं, और हम सब एक हो करके अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी कविता समाप्त हुई। अगले लेक्चर में हम इसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, याद करेंगे, कविता पढ़ेंगे, याद करेंगे, और फिर इसको अपनी कॉपी में बिना देखे नोट करने का भी